कहानी फिलीपींस की है। फिलीपींस की राजधानी मनीला की है। कहानी एक एयर होस्टेस की है। एक फिलीपींस में 4 भाई बहनों में एक मनीला से दूर अपने माँ बाप के साथ रहती थी। क्रिस्टीन डेकेरा पढ़ाई लिखाई की, बड़ी हुई तो मनीला आ गई अपने करियर के लिए और फिर उसने एयर होस्टेस की नौकरी ज्वाइन की। अब क्रिस्टीन डेकेरा एक एयर होस्टेस थी। जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। उम्र 23 साल हो चुकी थी। 31 दिसंबर को क्रिस्टीन डेकेरा की छुट्टी थी। अपने माँ बाप से कहती है वो कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती है और उस पार्टी के लिए उसे बाहर जाना है। और इसी के बाद वो मनीला के ही सिटी गार्डन ग्रैंड होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। प्लान ये था कि रात भर उसी होटल में न्यू ईयर मनाएंगे और अगले दिन फिर दोपहर तक घर लौट आएंगे। 3 दोस्तों के साथ क्रिस्टीन उस होटल में जाती है। होटल में रूम नंबर 2207 2207 नंबर कमरा में चेक इन करती है। रात पार्टी होती है। 3 उसके करीबी दोस्त थे। इसके बाद करीब 8 लोग और जुड़ते हैं, 8 और लड़के। वहाँ पार्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। सुबह सुबह उनमें से एक, इसका जो दोस्त 3 दोस्तों में करीबी दोस्त था, वो उसके रूम में जाता है तो देखता है कि बाथरूम में वो बाथटब में लेटी हुई है। वो भी रात भर पार्टी किया हुआ था, एक तरह से नशे में था। उसे लगा कि ये बाथरूम में रिलैक्स कर रही है, सो रही है। वो वापस आ गया। 1.5-2 घंटे के बाद दूसरा दोस्त जाता है और जब उसकी नज़र बाथरूम में उस पर पड़ती है क्रिस्टीन के ऊपर, तो उसको हिलाता डुलाता है, लेकिन वो उठती नहीं। फिर वो शोर करता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद फ़ौरन उसको वहीं एक मेडिकल कॉलेज है, मकाती मेडिकल सेंटर, वहाँ ले जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम की तैयारी होती है। जो वहाँ के पुलिस चीफ थे, फिलीपींस के पुलिस चीफ, उन्हें भी ये खबर मिलती है। अब एक एयर होस्टेस न्यू ईयर पार्टी में एक अच्छे खासे रेपुटेटेड होटल के अंदर बाथटब में लाश मिली। खबर अपने आप में बड़ी भी थी, चौंकाने वाली थी। तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश में सबसे पहले होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें भी हैं, मैं कोशिश करूंगा इस कहानी के बीच बीच में आपको दिखाऊं। तो उस तस्वीरों में आखिरी तस्वीर भी दिखती है जब वो अपने कमरे में जा रही है। उसके बाद उसके पीछे उसके 2-3 दोस्त भी जा रहे हैं। कुछ और भी तस्वीरें हैं जिसमें वो एक कमरे के बाहर है, अपने एक दोस्त के साथ वो गले मिल रही है, किस कर रही है। एक में हाथ में वाइन लिए भी है। तो ये सारी तस्वीरें, सारी चीज़ें पुलिस देखती है और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दी जाती है। लेकिन लाश पर, उसके पैर में, घुटनों पर चोट के निशान थे, उसके हाथों में चोट के निशान थे, उसके कंधे पे चोट के निशान थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पहली नज़र में यही लग रहा था, और उसके सर पे भी चोट के निशान थे, कि उसका कत्ल किया गया है, उसे मारा गया है। फिर उसके जहाँ पे लाश मिली और उसके कपड़ों से सीमेंट्स भी मिले, तो इससे भी ये पुख्ता हुआ कि सेक्स हुआ है, रेप हुआ है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है और फिलीपींस के जो पुलिस चीफ हैं वो ये मानते हैं कि इसका रेप एंड मर्डर है पहली नज़र में। अब वहाँ पे जितने भी दोस्त थे उन सब की तलाश शुरू होती है। 3 दोस्त तो मिल जाते हैं, 8 भाग जाते हैं। अब जब 8 भागे तो बाकायदा फिलीपीन पुलिस चीफ ऐलान करती है कि 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना तुम्हें पकड़ने के लिए अगर फोर्स भी बनानी पड़ी और भेजनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन तुम जहाँ भी हो सरेंडर कर दो। अब ये खबर जैसी आई कि एक होटल में एक एयर होस्टेस के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो कोहराम मच गया। इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबरें आई और मनीला पुलिस के लिए एक चैलेंज इस केस को सॉल्व करना। पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी जारी रखी। उसके बाद वो 8 भी पकड़े गए। तब पुलिस ने कुल 11 लड़कों को गिरफ्तार किया और 11 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया रेप एंड मर्डर का, क्रिस्टीना के रेप एंड मर्डर का। मामला कोर्ट में गया, लेकिन इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने लिखा कि क्रिस्टीना की डेथ एक नेचुरल डेथ है। उसमें एक बीमारी थी दिमाग की, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है और वो नशे में भी थी। तो हो सकता है नशा, हाई बीपी और उन सब की वजह से ये जो एक दिमागी बीमारी थी, नेचुरल डेथ थी, उसकी वजह से उसकी मौत हुई। अब पुलिस
कि चार्जशीट पुलिस के रिकॉर्ड में यह है कि ये रेप एंड मर्डर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। क्रिस्टीना के घर वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ है। अब अपने देश में बहुत बार होता है, आपको पता है, मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेर फेर हो जाता है। अब वहाँ हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्रिस्टीना के घर वालों ने कहा कि कुछ चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं जिसके लिए कोई आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो है इसके जिस्म पे चोट के निशान, उसके हाथ पे, उसके पैर पे, उसके घुटनों पे। बल्कि वहाँ के पुलिस चीफ ने कहा था कि घुटनों पे जैसे निशान हैं चोट के, उससे ये है कि उसको जबरन बैठाया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। उसके हाथ भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें कह रहे थे कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अचानक कहानी पलट दी। फिर भी घर वालों ने कहा कि इसकी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑटोप्सी और बेहतरीन पैनल से होना चाहिए। तो वो हुआ। अब इस दौरान में इन लोगों को पकड़ लिया गया। अब कोर्ट पे मामला गया। अब सारे लड़के ठीक ठाक घर के थे। अदालत ने कहा कि आपके ऊपर रेप के चार्जेस हैं। अब उन्हें 11 के 11 लड़कों ने कोर्ट में एक नई कहानी कही। उन्होंने कहा कि हम लोग क्रिस्टीना का रेप कर ही नहीं सकते, और क्रिस्टीना तो हमारे साथ बड़ी अपने आप को सुरक्षित महफूज मानती थी, सिक्योर मानती थी। तो अदालत ने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा हमारा लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें 11 दोस्त हैं और हमें 11 के 11 गे हैं। तो जब हम गे हैं तो हम लोगों का लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, हम रेप करेंगे नहीं, ना हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो इल्ज़ाम है ये झूठा है। अब अदालत और पुलिस के सामने भी, क्योंकि उससे पहले पुलिस के सामने भी उन्होंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया था, एक बड़ी अजीब दिक्कत आ गई कि ये मामला क्या है। इधर कह रहा है कि गे है, पुलिस वालों ने कहा हमें मालूम नहीं है। पुलिस ने जांच की तो उनके जो बैकग्राउंड निकालने शुरू किया तो पता चला कि वाकई ये तो सारे लड़के दूसरी तरह के हैं, ये सब गे हैं। लेकिन होटल के कुछ सीसीटीवी फुटेज, बाकी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, क्रिस्टीना के कपड़ों से और प्राइवेट पार्ट से जो सीमन मिले, उसके जो सैंपल मिले, वो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि ये मामला सेक्स और रेप का है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी होता, सेक्स और रेप और इन दोनों में चीज़ों में और सीमन्स कि कई बार हो सकता है आपकी मर्जी से है, कई बार ज़बरदस्ती है। लेकिन जख्म के निशान कहानी कुछ और कह रहे थे, और उसके शरीर से जो जख्म के निशान मिले वो यही कह रहे थे कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। फिर जब और तहकीकात की गई तो पता चला कि उस रात इन्होंने बहुत ज़्यादा, इन लोगों ने ड्रिंक किया और फिर ड्रग्स की भी बात आई। अब इस चीज़ के चक्कर में एक और हुआ कि ये बात लास्ट ईयर की आपको बता रहा हूँ, जनवरी 31 की है, दिसंबर 31, 2020 और 21 की रात। तब फिलीपींस में भी पूरी दुनिया की तरह कोरोना के गाइडलाइंस थे। 50% कैपेसिटी के साथ ही आप होटल चला सकते थे। एक रूम में 2 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकता था, दोनों भी अलग अलग बेड पे शेयर। बट यहाँ पे जिस तरीके से रूम और सारी चीज़ों की तहकीकात की गई तो पता चला कि होटल ने कोविड गाइडलाइंस का कोई पालन ही नहीं किया। तो अब होटल भी आ गया रडार पर। फिर होटल को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ की करेंसी में जो है वो 10,000 का जुर्माना किया गया। होटल को ये सज़ा मिली। लेकिन इधर ये कहानी सुलझ नहीं रही। अब इस दौरान में जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो 11 लड़कों और बाकी लोगों ने, मीडिया में भी फिलीपींस और का नाम बदनाम होने लगा कि यहाँ पे लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो वहाँ की सरकार को भी गुस्सा आया और उन्होंने, ये जो चीफ है वहाँ के मनीला पुलिस के, कर्नल हार्लॉर्ड डिपोजिटर, तो फिलीपींस पुलिस की, बल्कि फिलीपींस के पुलिस चीफ हैं, इनको इस केस से हटा दिया, क्योंकि ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि ये रेप और मर्डर है क्रिस्टीना के साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि एक दिमागी बीमारी थी और उसकी वजह से अचानक ये मौत हुई और उसमें ड्रग्स का भी रोल हो सकता है, बीपी का भी हो सकता है, लेकिन ये नेचुरल डेथ है, मर्डर नहीं है। तो जब ये चीज़ आई तो पुलिस चीफ को इसकी सज़ा मिली, बलि का बकरा बनाया गया, उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया। लेकिन हटने के बाद भी वो अपनी इस बात पे कायम रहे। उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी की तस्वीरें मिली, जो बॉडी पे जख्म के निशान मिले, वो सारी चीज़ें यही इशारा कर रहे थे कि क्रिस्टीना के साथ गैंगरेप हुआ है और फिर उसका कत्ल हुआ है। अगर ये सिर्फ दिमागी बीमारी की वजह से जो ऑटोप्सी में कहा गया है, तो फिर ये इस सवाल का जवाब कोई देगा कि उसके पैरों पे, उसके हाथ पे, उसके कंधे पे, उसके सर पे चोट के निशान कहाँ से आए, उसके कपड़ों पे सीमेंस कहाँ से आए। और पुलिस चीफ के इन सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया। लेकिन एक ऑटोप्सी रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। अब इसको लेके वहाँ पे एक गुस्सा भी आम लोगों में शुरू हुआ। जिस एयरलाइंस में काम करती थी वहाँ की तरफ से भी लोगों ने मैसेज देने शुरू किए और जस्टिस फॉर क्रिस्टीना एक मुहिम चल पड़ी फिलीपींस में। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम हुआ, उसको कभी पब्लिक ही नहीं किया गया कि उसमें क्या था। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही थी, दूसरी सही थी, दोनों गलत थी, या दूसरी गलत पहली सही थी, ये पता नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, जस्टिस की मुहिम चलती रही, पर क्रिस्टीना को इंसाफ नहीं मिला।
उसके माँ बाप आज भी फिलीपींस की कोर्ट, फिलीपींस की मीडिया उनसे यही कहते हैं कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ दुनिया जानती है, उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके साथ मर्डर हुआ, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम की जो आई उसके साथ छेड़छाड़ कहाँ हुई? जेन्युइन रिपोर्ट थी, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि अगर सिर्फ नेचुरल डेथ की वजह से मौत हुई तो शरीर पर, जिस्म पर चोट के निशानों की पहली क्या थी? इसका जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने उन 11 लड़कों की ये दलीलें मानी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो सचमुच 11 के 11 गए हैं और उनका एक लंबा इतिहास है। तो पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने भी उन 11 लड़कों को बरी कर दिया, और इसी ग्राउंड पे कि ये गे हैं, ये रेप नहीं कर सकते, तो उनको बरी कर दिया गया। पुलिस की थ्योरी को जो शुरुआत थी वो माना नहीं गया। क्रिस्टीना की मौत को एक नेचुरल डेथ करार दिया गया, लेकिन रेप और रेप की पहेली आज भी कायम है, और क्रिस्टीना के घर वालों को आज भी सवाल का जवाब नहीं मिला है कि एक्चुअल में 31 दिसंबर से 1 जनवरी की सुबह इस होटल के कमरा नंबर 2207 में क्या हुआ था। तो ये एक अनसुलझी पहेली फिलीपींस की आज भी है, क्रिस्टीना की मौत। और जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, निर्भया से लेके बाकी गैंगरेप, जिसमें कि इंसाफ की मुहिम चली, आज भी जब तक वहाँ की मीडिया या फिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस फॉर क्रिस्टीना को लेके सोशल मीडिया पे भी एक मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिलीपींस की नेशनल पुलिस, फिलीपींस की अदालत, फिलीपींस की जो फॉरेंसिक टीम, वो आज भी इस केस को सुलझा नहीं पाई। हाँ, फिलीपींस पुलिस में एक शख्स आज भी है, उस वक्त का फिलीपींस का पुलिस चीफ, जिसका ये कहना है, कर्नल हैरोल्ड डिपोजिटर का, कि ये एक रेप एंड मर्डर का केस है, लेकिन पुलिस ने बाद में अपना इन्वेस्टिगेशन, अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, और इसीलिए इस केस का हश्र ये हुआ है, वरना ये केस सुलझ सकता था। तो क्रिस्टीना की मौत एक पहेली, क्रिस्टीना के साथ रेप का सच भी एक राज, और ये एक अनसुलझा केस है फिलीपींस में। मुझे लगा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी है, तो उसी दरमियान की ये कहानी है, तो आप तक पहुंचाऊं, अफसोसनाक है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। लेकिन चलने से पहले बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गया। एक तो आज अपने विनोद शिकारपुरी, इनके बेटे का जन्मदिन है, बर्थडे है। तो खुशहाल तोमर करीब 12 या 13 साल का, शायद 13 साल का होने जा रहा है। तो शिकारपुरी ने कहा कि आज जल्दी घर जाना है कुछ, हालांकि दिल्ली में 10 बजे से कर्फ्यू है। मैंने कहा बाहर तो जा नहीं पाओगे, तो उसने कहा घर में ही कुछ करते हैं। तो वो आज जल्दी फ्री होकर जल्दी भागेंगे। तो आप सभी लोगों से यही है कि विनोद शिकारपुरी के बेटे के लिए विशेष ज़रूर अपनी दुआएं, आशीर्वाद, अपना प्यार दीजिएगा, ताकि वो अच्छा रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हमेशा खुश रहे। इसके अलावा हमारी एक क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, मनोज, इनका कल फ़ोन आया था। इनकी मदर ICU में है और बीमार है। तो मेरी भी यही दुआ है, आप लोगों की भी यही है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी अच्छी हो जाए और वापस घर लौट आए, पहले जैसी हों। और मैं भी यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से। तो आज इतना ही, अब मिलेंगे कल रात। क्या हमने आपने कभी सुना है कि कोई क्राइम विक्टिम जिसके साथ क्राइम हुआ, बहुत हीनियस हुआ, और वो हौसला और हिम्मत हारने की बजाय लड़ने की सोचे, वो ये सोचे कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, वो ये सोचे कि जिस क्रिमिनल ने उसके साथ ये काम किया उस क्रिमिनल को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाए, वो भी कानूनी रास्ते से। वो ये सोचे कि मैं भी उसी डिपार्टमेंट में काम करूं जिस डिपार्टमेंट में ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने की कार्रवाई होती है, फिर वो पुलिस अफसर बने। इसके बाद जब कानून सज़ा दे उसके मुजरिम को, तो वो उस जगह पे जहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहाँ फांसी दी जा रही है, वो फ्रंट रो में सबसे आगे बैठी और सब कुछ उसे मरता हुआ अपनी आंखों से देखे, और फिर उसी डिपार्टमेंट में काम करे जिस डिपार्टमेंट ने कभी उसके केस को इन्वेस्टिगेट किया था। ये सारी चीज़ें इस कहानी में हैं, और इस कहानी पे बाकायदा एक सीरीज़ भी बनी थी 2000 शायद 1918 के बाद। ये कहानी है लीज़ा मैकवे की। लीज़ा मैकवे जिसकी पैदाइश 1966 या 67 में हुआ, और ये अमेरिका में फ्लोरिडा के अंदर एक टाम्पा जगह है, TAMPA, वहाँ की रहने वाली। लीज़ा का बचपन बहुत ही बुरे माहौल में गुजरा। माँ को शराब पीने की ज़बरदस्त लत थी, और शराब के लिए वो अपनी मासूम बेटी को भी बहुत बुरी तरह से मारती थी, टॉर्चर करती थी। बाप लीज़ा का पहले ही छोड़कर माँ को और उसको जा चुका था। माँ शराब की लत की वजह से फिर एक दिन गायब हो गई। अब लीज़ा की ज़िंदगी का सहारा बची सिर्फ उसकी दादी। लेकिन दादी भी बचपन से जिस माहौल में परवरिश पा रही थी, उसने दादी को भी बदल दिया।
अब घर में कोई और था नहीं, लीज़ा का माँ और बाप दोनों छोड़ के जा चुके थे। अब दादी का जुल्म लीज़ा के ऊपर शुरू होता है। बचपन से ही वो उसे टॉर्चर करती। 14 साल की मासूम उम्र में ही लीज़ा के ऊपर अपनी दादी की जिम्मेदारी आई कि वो उसे पाले पोसे, उसे खाना खिलाए और उसके लिए कोई छोटे मोटे काम करे। और लीज़ा ने यह काम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी दादी के हाथों पिटती रही। लेकिन दादी एकलौता आसरा थी उसकी, तो वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड आता है। बॉयफ्रेंड भी बदनसीबी से उसे ऐसा मिला जिसने सिर्फ जख्म ही दिए। वो भी उससे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसका यौन शोषण करता है। अब वो बॉयफ्रेंड के हाथों भी तमाम जख्म सहती है। तो एक तरफ दादी का जुल्म, ऊपर से बॉयफ्रेंड मिला, उसने भी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें दी नहीं, बुरी ही चीज़ें दी। तो कुल मिलाकर पहले बचपन में शराबी माँ के हाथों टॉर्चर, फिर दादी के हाथों, फिर बॉयफ्रेंड के हाथों। ज़िंदगी बद से बदतर हो रही थी। इस दौरान में अब लीज़ा 17 साल की हो चुकी थी। 17 साल की उम्र में 2 नवंबर 1984, 2 नवंबर 1984 की रात थी। लीज़ा बहुत परेशान थी। उस रोज़ भी दादी ने उसे बहुत पीटा। बॉयफ्रेंड के साथ धोखा खा चुकी थी, वो भी उसको सिर्फ इस्तेमाल करता। लीज़ा को लगा कि बस अब इस दुनिया में इतना ही वक्त है, इससे ज़्यादा इतने ज़ख्म झेल नहीं सकती, तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। 2 नवंबर 1984 की रात लीज़ा ने सुसाइड नोट लिखना शुरू किया। और उस सुसाइड नोट में वो अपनी पूरी कहानी लिख रही थी, बचपन से लेकर 17 साल की उम्र तक जो कुछ उसने भोगा। सुसाइड नोट लिखते लिखते रात काफ़ी हो गई। पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने सुसाइड नोट को अधूरा छोड़ा और वो सो गई कि अब अगले दिन होगा जो होगा, ज़िंदगी और मौत का फैसला। अगले दिन सुबह होती है। चूँकि वो अपनी दादी को पालने के लिए छोटी मोटी नौकरी करती थी, सुबह उठकर वो साइकिल पे अपने काम पे चली जाती है। शाम को वो काम से वापस आ रही है। उसके जहन और दिमाग में यही चल रहा है कि ज़िंदगी और मौत के फैसले के बीच में क्या करें। पर इतने गम, इतने दुख, इतने आहें तकलीफ़ें उसने झेली थी कि उसे लगा कि जीने का कोई मकसद नहीं है और कोई सहारा और कोई उम्मीदें कहीं दूर दूर तक उसे दिख नहीं रही थी। तो ऑफिस में दिन भर यही सोचती रही, शाम को घर वापस लौट रही साइकिल पर, और अब उसे आखिरी फैसला लेना हो सकता है कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। तो 2 से अब 3 नवंबर 1984 की तारीख आ गई। अपनी दादी के घर के करीब वो पहुंचने ही वाली थी कि तभी एक गाड़ी रुकती है। अचानक सन्नाटा था, वहाँ पे सुनसान जगह थी। गाड़ी से एक शख्स उतरता है, वो साइकिल को धक्का मारता है, लीज़ा को गन पॉइंट पे जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। गाड़ी में बिठाने के बाद थोड़ी दूर जाता है और फिर एक और जगह पे जहाँ पे सन्नाटा है, वहाँ पे वो लीज़ा के गन पॉइंट पे उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है, दोनों हाथ बांध देता है और फिर गाड़ी चल पड़ती है। अब लीज़ा अंदाज़ा लगा रही है कि वो कितनी दूर जा रही है। कुछ देर के बाद गाड़ी रुकती है। इसके बाद लीज़ा एक घर के अंदर खुद को पाती है। थोड़ी देर के बाद उसके एब्डक्टर ने, जिसने उसे किडनैप किया था, उसकी आंखों की पट्टी खोल देती है। उसके बाद वो उसे देखती है। अब यहाँ से 3 नवंबर 1984 शाम की बात थी। 4 नवंबर की रात आ जाती है। लगभग 25 से 26 घंटे बीत जाते हैं उसे किडनैप हुए। इस दौरान में उसका किडनैपर लगातार उसके साथ रेप करता है, टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है। लीज़ा लगातार गिड़गिड़ाती है उसके आगे। 17 साल की सिर्फ उम्र थी उसकी, और चूँकि जिस हालात में वो बड़ी हो रही थी, तो उस तरीके से वो ग्रो भी नहीं हो रही थी। खाना नहीं, बड़ी मुश्किल से घर में जो भी कमा के लाती थी खाती पीती थी, तो उससे इसकी शारीरिक बनावट भी कमज़ोर थी। तो 17 साल के उम्र तो हो गई थी, लेकिन देखने में उससे भी कम उम्र की लगती थी, बच्ची लगती थी। तो तमाम उसने जुल्म जब झेले, लगातार उसके साथ रेप हुआ 25-26 घंटे तक नर की ज़िंदगी में। बीच बीच में वो लगातार गिड़गिड़ाती और अपने किडनैपर से रिक्वेस्ट करती कि वो उसे छोड़ दे, पर वो मानता नहीं। आखिर में करीब 24वें या 25वें घंटे में उसने फिर किडनैपर से ये कहा कि वो इकलौती उसकी एक दादी है जो बीमार है और मैं अकेली उसकी सहारा हूँ। अगर मैं नहीं गई तो उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं, शायद वो मर जाए, और आप मुझे छोड़ दो। फिर भी वो नहीं माना। इस दौरान में करीब 25-26 घंटे तक जब वो घर में रही, तो लीज़ा एक दूसरा काम भी कर रही थी। वो लगातार देख रही थी कि बाथरूम, उसे ये पता चल गया था कि बाथरूम बहुत लंबा है, बड़ा साइज़ का है। घर क्या है, अंदर बाहर का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन घर की चीज़ें, बाकी चीज़ें, वो सब देख रही थी और अपने दिमाग में उसको एक तरह से रिकॉर्ड करती जा रही थी। तब वो एक तरह से दिमागी खेल खेलती है और उसको इमोशनली झुकाने की कोशिश करती है अपने किडनैपर को, कि मैं कुछ किसी को, दुनिया को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी दादी मर जाएगी, मैं अकेली हूँ, सारी चीज़ें बीमार हैं। फिर लास्ट में यहाँ तक वो कहती है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी बनने को तैयार हूँ, दुनिया को कभी नहीं बताऊंगी और आज के बाद भी हमेशा तुमसे मिलूंगी,
बट मुझे जाने दो, क्योंकि मेरी दादी के पास जाना ज़रूरी है। उसकी तमाम बातों का आखिरकार में उस किडनैपर पे असर हो जाता है और करीब 26 घंटे के कब्जे के बाद वो उसे रिहा करने को तैयार हो जाता है। शर्त एक थी, एक ये कि उसने अगर बाहर जाकर मुंह खोला तो अच्छा नहीं, और दूसरा कि जब वो उसे रिहा करेगा तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होगी और 5 मिनट तक उसके जाने के बाद वो आंखों से न पट्टी हटाएगी न उस जगह से हिलेगी जहाँ पे वो उसे छोड़ेगा। लीजा मान जाती है, उसे गाड़ी में बिठाता है, फिर गाड़ी चल पड़ती है। लगभग उतनी ही दूरी थी जितनी दूरी वो उसको आने में लगा था, उतना ही टाइम वो सब रिकॉर्ड कर रही थी अपने दिमाग के हिसाब से। उसका एक सुनसान जगह पर रात को ले जाकर 4 नवंबर को किडनैपर लीजा को उतार देता है गाड़ी से, फिर से इस धमकी के साथ कि 5 मिनट से पहले वो यहाँ से हटेगी नहीं और 5 मिनट से पहले अपनी आंखों की पट्टी खोलेगी नहीं। गाड़ी चल पड़ती है। अंदाजे से 5 मिनट के बाद लीजा अपनी पट्टी हटाती है और इसके बाद उसे पता चलता है कि वो अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब वो अपने घर पहुँचती है 4 नवंबर की रात को। 3 नवंबर को उसका किडनैप हुआ था। 4 नवंबर की रात करीब 26-25 घंटे बाद वो अपने घर में थी। घर में जाने के बाद वो बदहाल बदहवास डरी हुई, सब कुछ उसके साथ हुआ, लगातार रो रही है। लेकिन घर में घुसते ही मंजर अलग था। दादी उसको देखते उस पर बरस पड़ती है और उससे 25 घंटे का हिसाब मांगती है कि वो कहाँ गायब थी। 25 घंटों में चूंकि उसे खाना नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें थी, वो लगातार अपनी कहानी सुना रही है, दादी मानती नहीं। और अब दादी उस पर बेतहाशा जुल्म करना शुरू कर देती है, उसे पीटना शुरू कर देती है। 25 घंटे तक किडनैपर के साथ रेप सहती रही, मारपीट सहती रही। 25 घंटे बाद जब किसी तरह ज़िंदगी वापस उसे मिली, रिहा हुई, तो अब दादी का जुल्म था। दादी बेतहाशा मार रही थी। करीब 5 घंटे तक दादी इसके बाद उसे मारती रही कि तुम 25 घंटे का सच बताओ। दादी को डाउट था कि वो कहीं गई और झूठ बोल रही है, और वो बताती रही, लेकिन दादी ने माना नहीं। 5 घंटे जब बुरी तरह से वो बेतहाशा पिटने के बाद लगभग बेहोश सी होने लगी, तब उससे रहा नहीं गया। उसने लोकल पुलिस को एक कॉल किया। लोकल पुलिस कॉल के फ़ौरन बाद लीजा के घर पहुंचती है, लीजा से पूछती है। लीजा बताती है कि उसका किडनैप हुआ था और उसके साथ रेप हुआ। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसके बाद लीजा को वो अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन में एक फीमेल पुलिस अफसर थी, वो लीजा की सारी कहानी सुनती है। लेकिन इस दौरान में दादी लगातार, जब पुलिस वाले आए थे तो कह रही थी कि ये झूठ बोल रही है, कहीं भाग गई थी, फिर वापस आई है। तो पुलिस वाले वो भी जाके ब्रीफ दे देते हैं। अब वो महिला पुलिस अफसर लीजा की कहानी सुनने के बाद कहती है कि तुम्हारी कहानी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, होल्स हैं, मुझे लगता है तुम्हारी कहानी सही नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन वो कहती है कि जो मैं भी कह रही हूँ आपको सब कुछ सच है। फीमेल अफसर मानती नहीं। इत्तेफाक से उसी वक्त उसी पुलिस स्टेशन में एक दूसरा पुलिस अफसर जिसका नाम सार्जेंट, वो एक डिटेक्टिव थे, तो वो उसकी कहानी सुन रहे थे, जो कुछ वो उस फीमेल अफसर से कह रही थी। तो सार्जेंट ने जब कहानी सुनी तो उसे लीजा पे भरोसा हुआ। उसने कहा ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। इसके बाद वो उस फीमेल पुलिस अफसर से कहता है सार्जेंट कि इस केस को मैं देखूंगा। इसके बाद वो लीजा का पूरा बयान दर्ज करता है। लीजा से पूछता है, अच्छा यहाँ शुरू में मैंने आपको एक गलत वो था कि घर ले जाने के बाद उसने लीजा की आंखों से पट्टी नहीं हटाई थी। तो लीजा ने अपने एब्डक्टर को, जो उसको किडनैप किया था, उसने उसको देखा ही नहीं था, उसका चेहरा नहीं देखा था। लगातार जो 25-26 घंटे उसके कब्जे में थी, तब भी उसकी आंखों पे पट्टी थी। तो वो सारी चीज़ें बताती है कि किस तरह से उसको साइकिल से घर आ रही थी, उसको किडनैप किया, फिर उसको ले जाया गया। जब उसे गाड़ी में बिठाया गया तो वो गाड़ी करीब 30 से 35 मिनट के करीब उसे अंदाज़ा था कि ये आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा गाड़ी चली है। जिस घर में रखा गया उसने उस घर के बारे में बताया कि उस घर के बारे में जो चीज़ एक मैंने नोटिस की, क्योंकि मैं उस दौरान में कम से कम 3 बार वॉशरूम गई थी, बाथरूम गई थी, और वो बाथरूम बहुत लंबा था। क्योंकि जब उसने मुझे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जब बाथरूम तक वो ले जाकर छोड़ा और वो दरवाजे ही पे खड़ा रहा, तो मुझे बाथरूम के अंदर चलने से अंदाज़ा हुआ कि बाथरूम की लंबाई काफ़ी है। उसने कहा कि मैंने जानबूझ के उस घर में जगह जगह अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़े थे। जब मैं जहाँ जहाँ हाथ लगा सकती थी लगाई। मुझे मालूम था कि बाद में ये फिंगरप्रिंट्स काम आ सकता है और ये पता चल सकता है कि ये वही जगह है। उसने ये भी बताया कि जो शख्स था उस चूँकि करीब आया, उसने रेप किया, तो उससे उसका हाइट का भी अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी लंबा था। उसके वेट का भी उसने अंदाज़ा लगाया कि कितना वेट होगा। तो छोटी छोटी माइनर डिटेल। उसकी गाड़ी कैसी थी, उसने चूँकि जब उसको गन पॉइंट पे उसकी साइकिल से गाड़ी में बिठाया तब उसकी आंखें खुली थी, लीजा कि उसने गाड़ी देखी, उसने गाड़ी के बारे में बताया। तो गाड़ी, हुलिया, बाथरूम की लंबाई, फिंगरप्रिंट्स, सारी चीज़ें बताई। उसके बाद दूरी की, जहाँ से किडनैप हुई वहाँ से कितनी दूर तक गई। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो सार्जेंट, वो लैरी पिंकर्टन नाम था, डिटेक्टिव सार्जेंट जो है लैरी पिंकर्टन, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। आसपास के पूरे इलाके को खंगालना शुरू किया।
3 नवंबर का इंसिडेंट था ये। करीब 12 दिन गुजर गए। 13वें दिन 16 नवंबर 1984 जो डिटेक्टिव लैरी पिंकरटन, इनको एक कामयाबी मिली। जिस तरीके से बताया था लीजा ने, करीब उसकी दादी के घर से 30-35 किलोमीटर दूर ही एक खाली घर मिला। वहाँ कोई नहीं था। पुलिस की टीम अंदर गई, उसने छापे मारे। जो सबसे बड़ी चीज़ थी, उसने देखा कि इसका बाथरूम वाकई वहाँ के आम घरों के मुकाबले काफ़ी उसकी लंबाई ज़्यादा है। पुलिस ने बड़ी बारीकी से, चूंकि लीजा ने कहा था कि उसने जगह जगह फिंगरप्रिंट्स छोड़े हैं, तो वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठाने शुरू किए। फिंगरप्रिंट्स उठाकर लाया गया, घर में कोई था नहीं। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स को मैच किया गया लीजा से, और वो फिंगरप्रिंट्स मैच कर गया। इसका मतलब है कि 25-26 घंटे तक लीजा उसी घर में बंधक थी। जैसे ही मैच किया, इसके बाद पुलिस ने अपने सारे घोड़े दौड़ाए, और उसी रात 16 नवंबर 1984 को पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा। उसका नाम था बॉबी जो लॉन्ग। बॉबी को गिरफ्तार जब किया गया, उसके बाद उसके सारे फिंगरप्रिंट्स चीज़ें ली गई, तो सब कुछ मैच कर गया। इसके बाद लीजा के सामने लाया गया, लेकिन लीजा की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। फिर से लीजा की आंखों पे पट्टी बांधकर उसके सामने बॉबी जो लॉन्ग को खड़ा किया गया। लीजा ने उसको टटोला, उसकी हाइट और सारी चीज़ें देखी, उसने बोल दिया। फिर उसकी आवाज़ सुनाई गई, उसने कहा यही वो शख्स है। पुलिस यहाँ से भी कंफर्म हो गई, फिंगरप्रिंट्स भी मिल गई। इसके बाद जब तफ्तीश शुरू हुई, तो पुलिस के खुद रोंगटे खड़े हो गए। पता चला सिर्फ 1984 में ही, चूंकि ये इंसिडेंट नवंबर का था, जनवरी से अक्टूबर तक बॉबी जो लॉन्ग ने इसी इलाके में ताम्पा फ्लोरिडा के करीब 50 लड़कियों और औरतों का रेप किया था, और इनमें से 10 का मर्डर कर दिया। इस खबर के आने के बाद बहुत सारी विक्टिम सामने आई। चूंकि 10 मारी गई थी, लेकिन 40 रेप विक्टिम थी, उनमें से कुछ ने पहचान लिया। इसके बाद अब मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमा चला 23 सितंबर 1985, मतलब गिरफ्तारी के लगभग 9 महीने के अंदर अंदर बॉबी जो को गिल्टी पाया गया 8 कत्ल और 7 रेप के लिए। इसके बाद उसे सजाए मौत दी गई। अब वो मामला ऊपरी अदालत में, जैसे अपने यहाँ होता है कि लोकल अदालत ने दी 1985 23 सितंबर को रेप है इसकी सजा। अब वो मामला अभी अदालत में है, तो उसको मौत की सजा तो हो गई। अब इधर लीजा की जिंदगी दूसरी। लीजा की सारी कहानियां मीडिया में आई। इसके बाद लीजा ने अपने आप को फिर से वापस खड़ा करने के लिए नौकरी की। इसके बाद हिल्सब्रॉक काउंटी शेरिफ ऑफिस में जिस डिटेक्टिव ने शुरू में लीजा की बातों पर यकीन किया था, उसने कहा कि तुमने जिस तरीके से सारी चीज़ें बताई थी, उसका हुलिया, गाड़ी की डिस्टेंस, कितने देर में तुम घर पहुंची, उसकी आवाज़, फिंगरप्रिंट्स तुमने जैसे छोड़े, तुम्हारे ये सारी काबिलियत एक पुलिस अफसर बनने की है, तो तुम पुलिस अफसर बनोगी। लीजा के साथ जो कुछ हुआ था, उसने तय किया था कि वो और किसी के साथ नहीं होने देगी, तो ऐसा ही कुछ काम करेगी। उसने अपनी रजामंदी दे दी। तो पहले उसको हिल्सब्रॉक काउंटी में एक डिस्पैचर के रूप में नौकरी मिली। डिस्पैचर के रूप में नौकरी मिलने के बाद फिर बाद में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसे वहाँ से पुलिस एकेडमी भेजा गया। लीजा को पुलिस एकेडमी में उसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद 2004 में उसी डिपार्टमेंट में लीजा की नौकरी लगाई एक पुलिस अफसर के तौर पर, जिस डिपार्टमेंट ने लीजा के रेप की मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। यानी जहाँ से, जिस डिपार्टमेंट से उसके केस की जांच शुरू हुई, उसी डिपार्टमेंट में एक पुलिस अफसर बनकर लीजा करीब 20 साल बाद, 20 भी नहीं, 16 और 4, हाँ 20 साल के बाद एक पुलिस अफसर के तौर पर आ गई और काम करने लगी। और उसे काम क्या दिया गया? सेक्स क्राइम और प्रोटेक्ट टू चिल्ड्रन, बच्चों को बचाना हिंसा से, बच्चों को बचाना यौन शोषण से, और सेक्स क्राइम से रिलेटेड जितने मामले थे, उन सब की जांच और उन सब की जिम्मेदारी इस काउंटी शेरिफ पुलिस स्टेशन के तहत लीजा मैकवे को दिया गया। लीजा ने इधर काम करना शुरू किया। उधर बॉबी जो लॉन्ग का मामला हमारे हिंदुस्तान की अदालत की तरह भी एक अदालत से दूसरी अदालत में जाता रहा, आता रहा। इधर वक्त बीता रहा। 2004 के बाद एक जब पता चला कि लीजा की अपनी कहानी, तो उसकी एक पुलिस फोर्स में भी एक रेपुटेशन, एक इज्जत बनी। फिर उसने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जो रेप से रिलेटेड थे, जो चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड थे। धीरे धीरे उसको स्कूलों में बुलाया जाने लगा, और वहाँ पे वो एक रिसोर्स ऑफिसर के तौर पर जाती, बच्चों को ट्रेनिंग देती कि कैसे आपको इस तरह के क्राइम से अपने आप को बचाना है। एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उसे जगह जगह बुलाया जाने लगा। वो वहाँ जाने लगी और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सेक्स, चिल्ड्रन, इन सब के बारे में बताने लगी, और पुलिस का काम करती रही। लेकिन अब भी उसके दिल में एक खलिश थी कि जो उसका क्रिमिनल, जो उसका कसूरवार था, वो जिंदा था। जबकि
बल्कि 1985 में उसे मौत की सजा एक अदालत ने दे दी थी। अब ये मामला इधर अदालत में चल रहा है, इधर लीजा पुलिस अफसर बन चुकी है, और आखिरकार फिर धीरे धीरे वो वक्त आता है 2019, मतलब इस पूरे मामले के 1985 में उसे सजा हुई थी, और उसके बाद 2019 में आखिरकार बॉबी जो लॉन्ग, इसको सजाए मौत देने की तारीख मुकर्रर की जाती है 23 मई 2019। अभी सिर्फ 2 साल पुरानी बात है। तमाम अदालतों में अपील करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद, वहाँ की अदालत, चूंकि मामला 50 महिलाओं के साथ रेप, 10 महिलाओं के कत्ल का था, और एक पुलिस अफसर जो इसी इंसिडेंट के बाद पुलिस अफसर बनी वो जिंदा थी, उसके अलावा एक और तब तक जिंदा थी, लिंडा नाम की एक महिला जिसके साथ रेप हुआ था। तो 2019 में आखिरकार सारी अदालत से जितने भी रास्ते थे दरवाजे बंद हो गए, और बॉबी जो लॉन्ग को फांसी की सजा देने की तारीख तय हुई 23 मई 2019। इस फांसी की खास बात यह थी कि अदालत की तरफ से लीजा मैकवे और लिंडा, इन दोनों को बुलाया गया कि आप आइए और बॉबी जो लॉन्ग को अपने सामने मरते हुए देखें। ये दोनों वहां पहुंचती हैं, तय तारीख पर बॉबी को फांसी दी जाती है। कुल 33 लोग थे बॉबी की मौत को देखने वाले, जिसमें जज और प्रोसिक्यूटर बाकी लोग। उनमें से 2 थी विक्टिम बॉबी की, एक लीजा और दूसरी लिंडा। सबसे फ्रंट रो पे सबसे आगे इन्हीं दोनों को बिठाया गया। बाकायदा लीजा ने बॉबी को मरते और दम तोड़ते अपनी आंखों से देखा। उसके बाद जब वो बाहर निकली तब उसने मीडिया को बताया कि आज उसे सुकून मिला। 1984 से जो दर्द वो झेल रही थी वो जाकर आज मरहम में बदला है। तो उसी लीजा के सामने उसके बलात्कारी को मौत की सजा दी गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ लीजा के साथ रेप होने या एक बलात्कारी को फांसी की नहीं है। ये कहानी नसीहत ये देती है कि अगर इन तमाम हादसों के बावजूद, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद नेगेटिविटी में जाने की बजाय अगर हम उसमें कुछ अलग सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर सिर्फ बात मजबूरी की, लाचारी की नहीं बल्कि इंसाफ की भी है, तो लीजा जैसी महिला भी है जिसने ये सब कुछ भुगतने के बाद, जो बचपन से ही जुल्म और शोषण सहती रही, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक रात ज़रूर उसने सुसाइड करने की सोची, और अगले ही दिन वो चंगुल में थे। उसने एक जगह कहा कि मैं 2 नवंबर की रात को मैं मरने की सोच रही थी, और 3 नवंबर की रात को मैं बचने की सोच रही थी, जब मैं अपने रेपिस्ट के कब्जे में थी। उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुना, एक पुलिस अफसर बनी, और ये मिसाल है तमाम उन लोगों के लिए जिनके साथ कभी क्राइम होता है और जो हारना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहानी आप तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है, और थैंक यू मिमोह चंद्रा जिन्होंने इस कहानी के बारे में कहा कि इसको सुनाना चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही है। थाईलैंड पूरी दुनिया में अपने खास थाई मसाज के लिए जाना जाता है। दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ जाते हैं। बाकायदा वहाँ मसाज की पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी है, डिग्रियाँ मिलती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाज एक्सपर्ट्स थाईलैंड से हमेशा इंडिया आते हैं। उसमें बहुत सारे दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में जाती हैं, खासतौर पे लड़कियाँ, और वहाँ काम करती हैं। इन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम था पियाथिडा। ये बैंकॉक की रहने वाली थाईलैंड सिटीजन, और 2010 से ये लगातार कई बार बिजनेस वीजा पर, कई बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया करती थी। तो लगभग 11 साल से ये भारत आ रही थी। पियाथिडा की उम्र इस वक्त लगभग 41 साल रही। आखिरी बार वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आती है 30 मार्च को। ये वही 30 मार्च है जब कोरोना ने लगभग अपना दूसरा जो कहर है वो बरसाने की शुरुआत की थी। लेकिन अभी पूरी तरीके से वैसे हालात नहीं थे जो अप्रैल फर्स्ट वीक से हुए। तो 19 मार्च को ये वीजा जारी हुआ था, और 19 मार्च से लेके 9 जून तक इस वीजा की मियाद थी। तो मार्च से लेके 9 जून तक पियाथिडा भारत में रहने के लिए एक तरह से आजाद थी, क्योंकि उसके पास वीजा था। वो दिल्ली आती है। दिल्ली में उसकी बहुत सारी दोस्त भी काम करती हैं जो थाई सिटीजन है, और इसके बाद वो दिल्ली में कुछ दिन रुकती है, काम करती है। फिर वो दिल्ली से लखनऊ जाती है, और लखनऊ से 1-2 दिन के बाद वापस दिल्ली आ जाती है। फिर 2 अप्रैल से लेकर, क्योंकि वो 30 मार्च को आई,
28 अप्रैल तक वो अलग अलग जगहों पे रहती है, बल्कि 27 अप्रैल तक, और इसके बाद 27 और 28 अप्रैल के दरमियान प्याथिडा लखनऊ पहुंचती है। अब यहां पे एक कहानी ये भी है कि प्याथिडा मसाज पार्लर या मसाज स्पा में काम करने के साथ साथ कुछ और भी क्या करती थी। तो दिल्ली में जब वो चुके तो 2010 से आ रही थी, उसके बहुत सारे यहाँ लोग जानने वाले थे, बहुत सारे उसके कस्टमर थे, कुछ उसके राजस्थान में भी थे, कुछ छत्तीसगढ़ में भी थे, और उसके बहुत सारे दोस्त भी यहाँ बन चुके थे। तो 27-28 अप्रैल को प्याथिडा लखनऊ पहुंचती है। अब खबर ये आती है कि लखनऊ दरअसल उसे एक बड़े नेता, राज्यसभा के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। तो राज्यसभा के एमपी का एक बेटा, जिसका बिल्डर का काम है, रईस है, अच्छे खासे पैसे हैं, उसने प्याथिडा को लखनऊ बुलाया अपने खर्च पर। कहते ये भी हैं कि उसने लखनऊ आने के लिए, कुछ दिन वहां रखने के लिए करीब 7 लाख रुपए दिए थे, 7 लाख। तो प्याथिडा लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ में एक जिंजर होटल है जहां पे उसे ठहराया जाता है। अब इस बात की भी जांच होनी है कि इस होटल की बुकिंग किसने कराई, पेमेंट किसने किया, वो आगे बताऊंगा। तो खैर प्याथिडा लखनऊ पहुंचती है और उसके बाद जिंजर होटल में चेक इन करती है और वहीं रहती है। कहते ये भी है कि वो बिल्डर लगातार उस होटल में प्याथिडा के साथ आता है, रहता है, और उसके कुछ दोस्त भी थे। और फिर इसी बीच में 28-29 अप्रैल को ही प्याथिडा को लगता है कि उसे कुछ ऐसे सिम्टम है जिससे कहीं कोरोना का अंदाजा लगता है। इस दौरान में जब वो 30 मार्च को इंडिया पहुंचती है, उसके बाद इधर उधर रहती है, कई जगहों पर कई लोगों से मिलती है, और 1 अप्रैल के बाद कोरोना का कहर टूटना शुरू हो जाता है। 28 अप्रैल आते आते कोरोना ने यूपी में भी अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, और 2 मई के बाद तो खैर और तेजी से फैला। लेकिन तब तक लखनऊ में भी कोरोना दस्तक दे चुका था, और लखनऊ की हालत अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लगभग खराब होनी शुरू हो गई थी। और उसी वक्त से हॉस्पिटल बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, इन सारी चीजों की किल्लत भी शुरू हो गई थी। तो अब एक विदेशी नागरिक लखनऊ में, और अचानक उसे सिम्टम, बुखार और उस तरह की चीजें जो कोरोना की तरफ इशारा कर रही उसे होता है, वो घबरा जाती है। इसके बाद वो सिम्टम, कहते हैं जिन लोगों ने उसे लखनऊ बताया उसे भी बताया। अब वो मदद करने की बजाय वो भी घबरा जाते हैं, क्योंकि कोरोना के बारे में सब पता है कि अगर एक कोरोना किसी को है और वो पॉजिटिव है तो उसके आसपास और करीब रहने वाले लोग भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो अब यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। कोरोना काल में जब कोरोना चारों तरफ कहर बरसा रहा था, लोग मर रहे थे, लोग अस्पताल, ऑक्सीजन बेड के धक्के खा रहे थे, ऐसे माहौल में भी एक रईसज़ादा एक लड़की को अय्याशी के लिए लखनऊ बुलाता है, उसके साथ वक्त बिताता है। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है, वो बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डर है कि कहीं कोरोना ना हो, टेस्ट करा लें, तब उन लोगों को भी डर होता है और वो भाग जाते हैं, उसे यूं ही बिना कोई मदद किए हुए बेसहारा उसी होटल में छोड़कर। क्योंकि बात कोई इमोशन की, रिश्तों की तो थी नहीं, सारा बात और खेल पैसों का था। तो उस लड़की को यूं ही छोड़ देते हैं इस कोरोना काल में। अब वो अनजान लखनऊ में, किसी को जानती नहीं, और उसकी तबीयत बिगड़ रही। ऐसी सूरत में जब उसे कुछ पता नहीं चलता और कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, रायपुर में एक राकेश शर्मा नाम का उसका पुराना दोस्त था, जिससे के साथ प्याथिडा बहुत बार मिली, और उसे हिंदुस्तान में जो गिने चुने दोस्तों में शामिल था, उसमें एक राकेश शर्मा था। वो राकेश शर्मा को फोन करती है लखनऊ से और कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे लग रहा है कि कोरोना हो गया, बट यहाँ किसी को जानते नहीं है, अस्पताल में बड़ी मुश्किल है, तो तुम मेरी मदद करो, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। राकेश शर्मा रायपुर में बैठकर प्याथिडा की इस कहानी को सुनकर उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद वो लखनऊ में रहने वाले अपने एक जानकार, अपने एक दोस्त सलमान को फोन करता है। सलमान एक गाइड भी है और लखनऊ में एक स्पा चलाता है, और इस स्पा सेंटर को चलाने के दौरान प्याथिडा के साथ भी उसकी जान पहचान और मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो एक थाई मसाज एक्सपर्ट थी। तो लखनऊ में कई बार ये भी कहा जाता है कि सलमान को उस स्पा सेंटर में भी आकर उसने ट्रेनिंग दी और काम भी किया। तो जब राकेश शर्मा रायपुर से सलमान को फोन करता है तो सलमान भरोसा देता है कि वो मदद करेगा। इसके बाद वो प्याथिडा से बात करता है और फिर किसी तरीके से जुगाड़ करके उसको लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती करवा देता है। और
शायद राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में, तो वहां पे बातचीत करके और प्यादेदा को एडमिट करा देता है। इतनी मदद की सलमान ने राकेश शर्मा के कहने पर। अब इसके बाद प्यादेदा अस्पताल में है और कोरोना की चपेट में है। पता चला कि उसे वाकई कोरोना है। वहां उसका इलाज चलने लगा, लेकिन शायद देखभाल और वक्त पे इलाज न मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी और हालत बिगड़ते बिगड़ते आखिरकार 3 मई को, मतलब करीब 9 दिन पहले या 10 दिन पहले, प्यादेदा की उसी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हो जाती है। अब वहां उसका पूरा देखभाल करने वाला अकेला सलमान था, गाइड। सलमान ही सब कुछ कर रहा था। अब सलमान को यह पता चला कि उसकी मौत हो गई है। इसके बाद सलमान प्यादेदा की जो दिल्ली में कुछ स्थायी दोस्त थी उनके से संपर्क करता है, राकेश को बताता है और फिर आखिरकार होता यह कि इन सारी चीजों और तैयारी में, क्योंकि एक विदेशी की मौत हो गई और उसका यहाँ अपना कोई नहीं है, तो बात फिर पुलिस के कानों तक पहुंचती है अस्पताल के जरिए कि एक मौत हुई है कोरोना से, एक विदेशी है, लेकिन उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आ रहा, तो क्या करें। अब पहली बार लखनऊ पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके बाद लखनऊ पुलिस पता करती है। पता करने के बाद उसे होटल के जरिए और फिर सलमान, इन सब का पता चलता है, तो सारी जानकारी मिलती, कहानी सामने आती है। इसके बाद लखनऊ पुलिस दिल्ली में थाईलैंड की एम्बेसी से संपर्क करती है और बताती है कि एक ऐसे ऐसे ये पासपोर्ट नंबर, ये वीज़ा नंबर और ये यहाँ आई थी और लखनऊ में कोरोना से उसकी मौत हो गई। एम्बेसी अब बैंकॉक में प्यादेदा के फैमिली से संपर्क कांटेक्ट करते हैं और उन्हें सारी चीज़ बताते हैं। अब ये हुआ कि किसी तरीके से इस बॉडी को या तो बैंकॉक भेजा जाए, पहले फैमिली यही चाहती थी, लेकिन वो मुमकिन हो नहीं पाया क्योंकि कोविड की पेशेंट और गाइडलाइंस बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ कोई और नहीं तो क्या करें। आखिरकार सारी फैमिली ने थाईलैंड में बैठ के बातचीत की और उसके बाद एम्बेसी के थ्रू ये तय हुआ कि प्यादेदा का अंतिम संस्कार पूरी धार्मिक रीति रिवाज के साथ लखनऊ में ही कर दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी दी गई उसी सलमान गाइड को कि इसका अंतिम संस्कार जो होगा वो सलमान की मौजूदगी में होगा और परिवार की तरफ से वो नुमाइंदगी करेगा। इसके बाद लखनऊ पुलिस एम्बेसी के जरिए जब इस बात की मंजूरी मिलती है, परिवार की तरफ से सहमति हो जाती है, तो फिर प्यादेदा का अंतिम संस्कार करती है और पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ सलमान की मौजूदगी में। इससे पहले सिर्फ एक परिवार की एक और रिक्वेस्ट आई थी और वो ये थी कि जब उसका अंतिम संस्कार हो तो वो अगर उसको लाइव स्ट्रीम करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो लाइव अपनी बेटी का अंतिम संस्कार देख सके, क्योंकि माहौल ऐसा कि वहाँ से कोई आ नहीं सकता था और बॉडी जा नहीं सकती थी। तो लखनऊ पुलिस ने ये ज़रूर किया कि जब प्यादेदा का अंतिम संस्कार हो रहा था तब एक पुलिस अफसर को ये जिम्मेदारी दी गई और वो पूरे मंत्रोच्चार और जो सारी रीति रिवाज थी उसके तहत अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने वो सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम करके लखनऊ से बैंकॉक उनके परिवार को दिखाया और इस तरीके से लाइव उन्होंने देखा अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार, बेटी का, और ये सब कुछ हो गया। अब बात आई गई होगी, ये मामला अभी तक नहीं था, लेकिन इस मामले में नया रंग आता है तब जब धीरे धीरे प्यादेदा की मौत की खबर लखनऊ में चर्चा में आ जाती है और लोग बातें करने लगते हैं। इसके बाद डिटेल आती है, फिर सलमान का नाम आता है, फिर राकेश शर्मा का नाम आता है, फिर उसके कनेक्शन, प्यादेदा के प्रोफेशन, इन सारी चीज़ों की छानबीन होती है, जांच होती है। तो आखिर में ये कहानी आती है कि लखनऊ में एक राज्यसभा सांसद के बेटे ने अपनी अय्याशी के लिए उसे बुलाया था और बाकायदा पैसे दिए थे। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता बाकायदा इसको ट्वीट कर देते हैं और वो उन एमपी का अब यहाँ पे फिर जोर पकड़ने लगती है और राजनीति भी हो जाती है कि इस मामले में केस दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। 1-2 लखनऊ के और यूपी के पूर्व पुलिस अफसर बड़े वो भी कहते हैं कि इसमें अलग अलग सेक्शन के तहत केस बनना चाहिए, इसलिए एक तो पैंडेमिक, लोग मर रहे हैं और ऐसी सूरत में एक लड़की को लखनऊ बुलाया जाता है पैसे देकर अय्याशी के लिए, और इस दौरान उस लड़की को कोरोना होता है, उसकी कोई देखभाल नहीं करता और फिर उसकी मौत हो जाती है। तो जिन लोगों ने उसे बुलाया था वो इसकी मौत के जिम्मेदार हैं और फिर इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्ट और सेक्शन भी हैं जो लगाए जा सकते हैं। लेकिन मामला ये हुआ कि चूंकि एक बड़े नेता के बेटे का मामला है तो पुलिस भी जो है पीछे हट गई। हालांकि जब मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई तो फिर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को मजबूरन इस मामले की जांच के आदेश देने पड़े। एक डीसीपी ईस्ट है वहाँ के, उनको इंक्वायरी दी गई है कि वो पूरी सच्चाई का पता लगाएं सलमान से और बाकी लोगों से कि ये क्या मामला है, किसने बुलाया, होटल की पेमेंट किसने की है और सलमान का क्या रोल है, राकेश शर्मा का क्या रोल है। इतना ही नहीं,
यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्पा सेंटर हैं जहां थाईलैंड की बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं और जिसमें से कुछ खास दोस्त भी हैं प्याथिडा की, उनसे भी कांटेक्ट कर रही है ताकि उनके जरिए ये पता लगाया जा सके कि आखिर में वो किस किस के संपर्क में रही, कौन कौन लोग थे 30 मार्च से लेकर 28 अप्रैल के बीच में प्याथिडा, और कहां कहां गई थी, कौन कौन लोग थे। अब इसमें एक और भी चीज है कि लखनऊ में भी प्याथिडा जो आई तो उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे, क्योंकि अगर वो सामने नहीं आएंगे उनका, तो वो भी एक खतरा है कि वो कोरोना दूसरों को फैलाएंगे, क्योंकि वो भी अगर कोरोना संक्रमित हो सकते हैं क्योंकि उस लड़की के संपर्क में थे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है और राजनीति शुरू हो गई है। मामला तूल पकड़ रहा है कि मामला एक नेता के बेटे से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले रही है, जबकि एक्शन लेने के सारे इसमें वो बनते हैं जिस जिस तरीके के जहां जहां पे इसमें जो गलतियां हुई हैं, तो वो सारी चीजों के हिसाब से कानून को अपना काम करना चाहिए, जो जिम्मेदार उसको पकड़ना चाहिए और जो भी सेक्शन इसमें लगता है उसमें लगना चाहिए। तो अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि इंक्वायरी तो हो गई है लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि जिन राज्यसभा के एमपी का नाम उछल रहा है और बताया जा रहा, उन्होंने भी एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं और उनका बेटा ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं है। वो खुद चाहते हैं पुलिस जांच करे और जो सच है वो सामने लाए। हालांकि इस जांच में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप जिस होटल में वो लड़की ठहरी, वहां के सीसीटीवी फुटेज, वहां की एंट्री, पैसे पेमेंट किसने किए, ये सारी चीजें बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। और बल्कि अब तक लखनऊ पुलिस ने पता भी लगा लिया होगा, ये कुछ घंटों का काम है। लेकिन अब इसका खुलासा होगा, ये लखनऊ पुलिस इसको लीक करेगी, बताएगी, जानकारी देगी, ये देखना होगा। फिलहाल तो ये है कि यूपी पुलिस इस मामले को और इस मामले में शामिल लोगों को न सिर्फ छुपा रही है बल्कि उनके नाम भी दबा रही है। लेकिन कब तक ऐसा हो पाता है ये अभी बाद में पता चलेगा। तो ये कहानी इसलिए आपको सुनाई, एक तरफ हम लोग लगातार कोरोना से मौत, लोगों की चीखें, आहें, दुख दर्द, अस्पताल, बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कमी का रो रहे हैं, नदियों में लाशें तैर रही हैं, जिसको देखिए हर उसका कोई ना कोई एक जानने वाला कोरोना से ग्रसित है, पीड़ित है, इतने परिवारों में मौत हो रही है। ऐसे वक्त में भी हमारे ही बीच कुछ ऐसे इंसान हैं जो इस कोरोना के कहर के बीच भी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि एक तरफ कोरोना और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें और दूसरी तरफ एक रईसजादे की ये करतूत। तो आज कहानी में इतना ही।